नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों चंद्रमा के सरफेस में जंग लग रहा है। ये कहना है हमारे ही भी भेजे गए चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर के भेजे गए फोटोज के द्वारा। खैर अब ये थोड़ी हैरानी वाली बात है क्योंकि जंग तो किसी के सरफेस में तभी लगता है जब उसके आसपास ऑक्सीजन की ट्रेसेस हो या वाटर के ट्रेसेस हो। तो अब ये तो अजीब बात है, चंद्रमा में ऑक्सीजन तो है नहीं, इवन एटमॉस्फेयर भी नहीं है, तो कैसे जंग लग सकता है, और वो भी किसी प्लेनेट के सरफेस में। अब हम तो जनरली सुने हैं कि जंग तो सिर्फ मेटल में लगता है, तो एक प्लेनेट के सरफेस में कैसे हो सकता है ये, और सॉइल में कैसे जंग लगा। तो डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें कि क्यों और कैसे जंग लग रहा है हमारे पड़ोसी में। थोड़ा मून की हिस्ट्री को भी जानेंगे कि मून फॉर्म कैसे हुआ, क्यों वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। जानने को बहुत कुछ मिलेगा, बट बिफोर दिस अगर आपको आई क्यू फॉर यू के वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आपको थोड़ा इतिहास में पीछे लेकर चलता हूँ। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी बनी, अब पृथ्वी कैसे बनी क्वेश्चन तो उठता है। एक्चुअल में इसके बहुत सी थ्योरीज है ना, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो थ्योरी है अब पृथ्वी खुद के बनने के पहले इतना बड़ा नहीं था। एक्चुअल में पृथ्वी जब बना वो उस टाइम पे इतना बड़ा सीधे नहीं बन गया था। पृथ्वी जो है वो बहुत सारे सोलर सिस्टम में मौजूद बड़े बड़े ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। अब कैसे, तो जब सूरज बना ना तो उसके वजह से सौर मंडल में भी बहुत ज्यादा ग्रेविटी आई। तो यहाँ पूरा जो खेल है वो ग्रेविटी का है। ग्रेविटी ने ही बड़े बड़े सोलर सिस्टम में मौजूद ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट किया और वो ऑब्जेक्ट चिपकते ही चले गए एक दूसरे से। और जुड़ जुड़ कर इस करोड़ गुना भारी और 12,500 किलोमीटर शायद इसका डायमीटर है, तो 12,500 किलोमीटर चौड़ाई का हमारा प्लेनेट पृथ्वी बना। फिर ग्रेविटी और अर्थ के कोर की वजह से यहाँ यूनिवर्स की बहुत सारी गैस आई अट्रैक्शन की वजह से। तो फिर इस वजह से जिंदगी भी यहाँ सुटेबल हुई। अब चांद की बात करते हैं। देखो, तो इसके पीछे भी बहुत सी थ्योरीज है। कोई अलग थ्योरी कहती है कि मून जो है वो बहुत दूर से हमारे सोलर सिस्टम में आया सूरज की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर और सूरज के चक्कर लगाने लगा। फिर रोटेट करते करते ये हमारे अर्थ के पास आया और अर्थ की ग्रेविटी ने इसे ट्रैप कर लिया और फिर अब ये अर्थ के चक्कर लगाने लग रही है। ये थ्योरी थोड़ी पॉसिबल लगती है, लेकिन इस थ्योरी को ओवरलैप करती है एक और थ्योरी। वो है जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। अब इसमें हुआ क्या था, देखो, आज ही से 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी बन रहा था, ठीक तरीके से बना नहीं था उस टाइम पे। अर्थ में धीरे धीरे एटमॉस्फेयर उसी टाइम आ रहे थे ग्रेविटी की वजह से। उसी वक्त क्या होता है, एक मार्स के साइज का कोई ऑब्जेक्ट आकर पृथ्वी से टकराया। वो एस्टेरॉइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। वो आकर टकराया और कुछ टुकड़े हो गए इससे अर्थ के, लेकिन ग्रेविटी की वजह से ही ये टुकड़े वापस जुड़ते चले गए और फिर एक और स्ट्रक्चर बनाया जिसे भैया हम मून कहते हैं। तो ऐसे हुई हमारे चंदा मामा की उत्पत्ति। अब जैसे हमारे अर्थ में कोर है जिसकी वजह से अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, तो आपको इस वीडियो में ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ये वीडियो है, जाके देख लेना। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, तो हमारा जो कोर है वो काफी गर्म है, ठीक है, और साथ ही साथ कोर में काफी आयरन्स भी है जो कोर के हीट के बहुत ज्यादा होने की वजह से पिघलते रहती है। और ये जो हमारा कोर है वो घूमते रहता है, हमेशा घूम रहा है वो। तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है घूमने की वजह से। फिर उसी के अट्रैक्शन की वजह से आपको पृथ्वी में एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड एटमॉस्फेयर को अर्थ में बांधे रखती है अट्रैक्शन की वजह से। अब क्या है कि चांद में आपको कोर तो मिलेगा और वो काफ़ी गर्म भी है। करीब 2,500 फ़ारेनहाइट है उसके कोर का टेम्परेचर। वही अगर हमारे अर्थ की बात करूँ तो 8,000 फ़ारेनहाइट है इसका अर्थ का। दोस्तों लेकिन मून में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और मून का साइज भी काफ़ी छोटा है, तो इस वजह से भी मून में एटमॉस्फेयर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो गैस को बांधे कौन रखेगा, अब एटमॉस्फेयर है नहीं तो गैस भी नहीं होंगे, और अरे भाई फिर अगर गैस नहीं होगा तो पानी नहीं होगा ना, गैस नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा। और जंग तो किसी मेटल में तभी लगता है ना जब उसमें ऑक्सीजन के रिएक्शन हो। अब रस्टिंग का केमिकल रिएक्शन देखूं तो देखो, मेटल जब हवा जो कि ऑक्सीजन है और पानी इसके संपर्क में आता है तो जंग लगता है। तो ये Fe हो गया है ना, और H2O तो पानी हो गया, और ये ऑक्सीजन, तो जब ये तीनों चीज एक साथ मिल जाए तो भैया जंग लगना तो तय है। अब चंद्रमा की बात करते हैं। एक्चुअल में दोस्तों चंद्रमा के सरफेस में आयरन के ऑक्साइड पाए गए हैं, जैसे Fe2O3 ये फॉर्मूला है जिसे हम हेमेटाइट भी कहते हैं। तो यही पाया गया है मून के सरफेस में, जो कि हैरानी वाली बात है। अब हैरानी वाली बात क्यों है, क्योंकि हेमेटाइट्स तभी बनेंगे जब आयरन जो कि लोहा होता है वो ऑक्सीजन से मिले, रिएक्शन करे, के साथ मिलकर रिएक्शन करे। तो मून में ऑक्सीजन आया कैसे, देखो, अब इसमें थोड़ा हमको केमिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। देखो, अगर मान लो ऑक्सीजन है ना, और ऑक्सीजन है नहीं मून में, सिर्फ आयरन है मून के सरफेस में। अब आयरन में टोटल 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, तो पहले बेसिक है, समझो, ठीक है। देखो, एटम चाहे वो गैस हो या कुछ और,
जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं, सिर्फ बॉन्ड बनाकर, किसके बीच, इलेक्ट्रॉन्स के बीच। बेसिक है, ठीक है, 10th तक हर कोई पढ़ा है यहाँ तक। मतलब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो पानी बनता है। तो जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से आकर जुड़ते हैं तभी H2O यानी पानी बनता है। तो दोस्तों वैसे ही जब आयरन में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ेंगे और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ेंगे तब जंग लगता है ना, आयरन में। तो अब समझना है इसको, सूरज की जो सोलर विंड होती है, सौर हवाएं जो पूरे सोलर सिस्टम में आपको मिलेंगी, तो उन सोलर विंड के साथ हाइड्रोजन भी आता है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में आता है, क्योंकि पूरा सन हाइड्रोजन से ही तो बना है। करीब 90% तो हाइड्रोजन ही है सन में। और ये सोलर विंड चांद तक भी पहुंचता है, जिससे बहुत ज्यादा हाइड्रोजन होता है ना। अब याद रखो, हाइड्रोजन के पास हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होता है और सभी एलिमेंट से वो रिएक्ट भी कर लेता है, बेचारा लावारिस हाइड्रोजन। तो वैसे ही चंद्रमा में आयरन Fe है, तो ये हाइड्रोजन सीधे ही Fe से रिएक्ट कर लेता है, जिससे आयरन के इलेक्ट्रॉन तो सारे फुल हो गए, सारे बॉन्ड बना लिए ना। अब आयरन के पास इलेक्ट्रॉन बचे नहीं किसी अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, फिर ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड तो बचा नहीं आयरन के पास, तो वो कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है मून में। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि अगर आयरन का पेट भर गया तो फिर क्यों वो ऑक्सीजन को खाकर चांद पर जंग लगवा रहा है खुद के में। और दोस्तों साथ ही साथ चांद में हेमेटाइट उस हिस्से में ज्यादा है जो पृथ्वी के नजदीक भी है। तो सोलर विंड वाली हाइड्रोजन को तो अर्थ तो रोक ही लेगी, है ना, हाइड्रोजन तो है नहीं चांद के पास, तो फिर कैसे जंग लग सकता है। देखो, तो पहले चांद की सतह के नीचे आइस वाटर के काफी ट्रेसेस थे, जिसे हमारे ही चंद्रयान ने खोजा था। अच्छा, तो जो आइस वाटर के ट्रेसेस थे वो मून में बहुत सारे एस्टेरॉइड के टकराने के बाद पिघल गए और चांद की सतह में आ गए। तो यहाँ से चलो पानी मिल गया, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन के आने से आयरन का पेट तो भर रहा है, उसके पास ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपने से बॉन्ड बनवाने के लिए तो जगह ही नहीं है। तो फिर जंग कैसे लगेगा दोस्तों, वो ऐसे कि जब पृथ्वी और सूरज के बीच में अर्थ आता है तो चांद बहुत सारे मैसिव हाइड्रोजन से लेस सोलर विंड से बच जाता है। क्योंकि अर्थ सामने आ गया सोलर विंड के, ठीक है, और सूरज और चांद के, तो हाइड्रोजन चांद तक पहुंच नहीं पाता, जिससे मून में मौजूद आयरन को मौका मिल जाता है कि मून में मौजूद आइस वाटर के ट्रेसेस से रिएक्शन करे, जिसकी वजह से आयरन हेमेटाइट में बदल जाता है और उसमें जंग लग जाता है। और ये जंग का लगना पृथ्वी का सूरज और चंद्रमा के बीच में आकर सोलर विंड से हाइड्रोजन को ब्लॉक करने की वजह से होता है। तो हाइड्रोजन आ नहीं पाता मून के सरफेस के मौजूद आयरन ऑक्सीजन से बचने के लिए, ठीक है। तो और जो बचे हुए हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर एक जंग लगा हुआ एलिमेंट बन जाता है, और हेमेटाइट जो कि जंग लगा हुआ एलिमेंट है वो मून के सरफेस में बन जाता है, जिससे मून में जंग लग रहा है। तो दोस्तों ये था कारण कि कैसे मून में जंग लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।